हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन दो टाइप का होता है, मेटेलिक कंडक्शन और सेकंड इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। मेटेलिक कंडक्शन में मेटल यूज़ होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है। मेटेलिक कंडक्शन में करंट फ्लो करेगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में करंट फ्लो करेगा ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। इन दिस नो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय पासिंग करंट। जब करंट पास करता रहेगा, ठीक है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होगा। जिस भी सब्सटेंस में करंट पास करेगा होता है, ठीक है, करंट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन नहीं होगा, ठीक है। जो भी कंडक्टर होगा उसमें उसका कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, जैसे ही करंट पास करते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं इनटू आयंस, और वो आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। एंड थर्ड वन इज इन मेटेलिक कंडक्शन रेजिस्टेंस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब ये कैसे होता है, हमें पता है जो कंडक्टर होगा, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, निकल जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद ये जो मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है, वो किस चीज़ के बने होते हैं, एटम्स के बने होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इन एटम्स में से जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बचेगा, इसको हम क्या कहते हैं, कैर्नल बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस साइड मूव करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। बट द थिंग इज, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कोलाइड करने लग जाएंगे इन कर्नल के साथ, ठीक है, क्योंकि इन कर्नल का साइज़ क्या होता है, बिगर होता है। तो ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू द कोलिजन, ठीक है। और वो कोलिजन किसके बीच होगा, इलेक्ट्रॉन्स का कर्नल्स के साथ कोलिजन होने लग जाएगा। जब बहुत ज़्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे तो इनका कोलिजन हो जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो भी कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एक रुकावट होती है जो करंट के फ्लो को कम करती है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन रेजिस्टेंस डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, उसके जो आयंस होते हैं, जैसे मान लो NaCl है, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ये डिकम्पोज होता है, किस में डिकम्पोज होता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में डिकम्पोज होता है। अगर मान लो इनका कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये आपस में भी एक दूसरे को इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर इनका कंसनट्रेशन सपोज ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोलाइट में, इस सॉल्यूशन में, तो ये आपस में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि है तो आयंस, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर सकता है। तो जिसकी वजह से इनका जो मूवमेंट है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरेक्शन की वजह से इनका जो मूवमेंट है वो, क्योंकि आयंस को क्या करना है, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना है। अगर अपोजिट इलेक्ट्रोड के बीच में, अपोजिट आयंस के बीच में इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या कर पाएंगे, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट का फ्लो कम हो जाएगा। सो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो ये जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बिटवीन द, इसको बोलते हैं इंटर आयनिक इंट्रैक्शन। इंटर आयनिक इंट्रैक्शंस हैं बिटवीन द आयंस, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और ये इजीली मूव कर सकते हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ। क्लियर? सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंटरआयनिक इंटरेक्शंस क्या होंगे, कम होंगे। इंटरआयनिक इंटरेक्शंस कम होंगे मीन्स रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और करंट फ्लो करेगा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस टू द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। इस इंटरआयनिक इंटरेक्शंस को हम और आगे डिटेल में भी करेंगे बाद में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होंगे जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे आयंस में, और हमें पता है कि जितना जल्दी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा इनटू आयंस, उतना ही जल्दी वो क्या करेंगे, करंट फ्लो करेंगे, उनका कंडक्शन उतना ही ज़्यादा होगा।
सो दैट इज़ वाई जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो उनका जो कंडक्शन होता है ज़्यादा होता है और उस सिस्टम में करंट भी फ्लो ज़्यादा करेगा. कंडक्शन मोर मीन्स करंट फ्लो मोर. इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पूरे के पूरे आयनाइज नहीं होते इनटू आयंस इन द सॉल्यूशन. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं, जैसे NaCl, KCl, HCl, NaOH, अमोनियम नाइट्रेट एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं, जैसे एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, बोरिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा. जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस आएंगे और वो क्या करते हैं, कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन भी ज़्यादा होता है. इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस आर द एग्जाम्पल्स. ठीक है, जो वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, विच डू नॉट आयनाइज कम्प्लीटली इनटू आयंस, और इनका कंडक्शन भी कम होता है. सो नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. जो कंडक्शन है कि कब ज़्यादा होगा कम होगा, ठीक है, उस पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ग्रेटर इज़ द नंबर ऑफ आयंस, ग्रेटर इज़ द कंडक्टेंस. जितने ज़्यादा आयंस रिलीज होंगे सॉल्यूशन में उतने ही ज़्यादा कंडक्शन होएगी. हमें पता है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में जो आयंस हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कम्प्लीटली इनटू आयंस. तो मोर आयन प्रोड्यूस्ड, मोर इज़ द कंडक्शन एज कम्पेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्शन कम होता है. क्लियर. एंड द सेकेंड फैक्टर इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी. हमें पता है कि अगर आपका सॉल्वेंट ज़्यादा पोलर होगा, इफ़ ग्रेटर इज़ द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, लार्जर इज़ द आयनाइजेशन. अगर पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, तो उसमें आयंस ज़्यादा डिसोसिएट होंगे, ठीक है, और जितना ज़्यादा आयंस डिसोसिएट होंगे उतनी ही ज़्यादा कंडक्टेंस होएगी. सो ग्रेटर इज़ द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, लार्जर इज़ द आयनाइजेशन एंड ग्रेटर इज़ द कंडक्टेंस. एक चीज़ और है, सॉल्वेंट के विस्कोसिटी पर भी डिपेंड करती है कंडक्शन कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा. अगर विस्कोसिटी हाई है, अगर आपका जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी हाई है, रेजिस्टेंस वो ज़्यादा ऑफर कर रहा है, तो आयंस की मोबिलिटी कम हो जाएगी और कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा. बट इन केस ऑफ कि भाई इफ़ विस्कोसिटी इज़ लो, अगर विस्कोसिटी कम विस्कस है हमारा लिक्विड, उसमें रेजिस्टेंस कम है, तो आयंस ईजिली मूव करेंगे टू द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड और कंडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. एंड थर्ड फैक्टर इज साइज ऑफ आयंस. आयंस सॉल्वेटेड, साइज ऑफ आयन इंक्रीजेस एंड कंडक्शन डिक्रीजेस. सो आयन सॉल्वेटेड का मतलब क्या है, सपोज हमारे सॉल्यूशन में कैटायंस और एनायंस हैं, ठीक है. अगर ये क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट अगर हमारा वाटर है, तो ये जो कैटायंस और एनायंस है वो क्या कर सकते हैं, वाटर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है. अगर ये वाटर को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, वाटर को अट्रैक्ट करेंगे तो इनका साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. जब इनका साइज़ बढ़ जाएगा तो इनकी जो मूवमेंट है, मोबिलिटी है, वो कम हो जाएगी और कंडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा. सो अगर आयन का साइज़ इंक्रीज़ हो गया तो उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, मोबिलिटी कम हो जाएगी तो कंडक्शन ऑब्वियसली डिक्रीज़ हो जाएगा. सॉल्वेंट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो जो भी अगर किसी भी सॉल्वेंट को इंटरेक्ट करते हैं, किसी भी सॉल्वेंट के साथ वो इंटरेक्शन अगर करते हैं तो वो एक लेयर बना लेते हैं अपने ऊपर, क्योंकि चार्ज आयन है, ठीक है. दे कैन अट्रैक्ट द सॉल्वेंट ऑल्सो. सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करने के बाद, ठीक है, एक लेयर बना लेते हैं और इनका साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. दैट इज़ वाई मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती है एंड कंडक्शन डिक्रीजेस. नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन of electrolytic solution. Higher the concentration of ions, lesser will be the conductance. अगर आयंस का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गया सॉल्यूशन में तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सपोज NaCl हमने लिया है सॉल्वेंट में, तो NaCl किस में कन्वर्ट होता है, ब्रेक होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में. अगर सपोज इनका नंबर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट कर लेते हैं. इनके बीच में इंटर आयनिक इंटरेक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. जैसे ही इंटर आयनिक इंटरेक्शन बढ़ेगी तो दे आर नॉट एबल टू मूव
टू द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन हो गई है तो इनकी मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, मोबिलिटी डिक्रीज होएगी तो कंडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। और इंटर आयनिक इंटरेक्शंस कब होंगे, जब कंसनट्रेशन आयंस की ज़्यादा है। अगर कंसनट्रेशन मोर होगी आयंस की, ठीक है, तो वो आपस में ही इंटरेक्ट कर लेंगे, इंटर आयनिक इंटरेक्शंस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, इंटर आयनिक इंटरेक्शंस इंक्रीजेस। और जब इंटर आयनिक इंटरेक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो दे विल नॉट बी एबल टू मूव टू द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, उनकी जो मोबिलिटी है वो कम हो जाएगी, मोबिलिटी डिक्रीजेस। और अगर मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो कंडक्टेंस क्या होएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो इंटर आयनिक इंटरेक्शंस हैं, ठीक है, आयंस में जो आपस में इंटरेक्शंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ये हम नेक्स्ट आएगा जब टॉपिक लेटर ऑन, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है टेम्परेचर। कंडक्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा सॉल्यूशन का तो मोबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि हमें पता है कि आयंस आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इंटरेक्शन उनकी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी और उनकी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को स्टडी करने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला टर्म्स है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, तो करंट कम फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक टाइप का रुकावट होता है जो करंट के फ्लो को कम करता है। सो रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से और इसका यूनिट क्या है, ओम। ओम को हम ऐसे भी लिखते हैं, ये सिंबल है ओम का, और लैंग्वेज में हम कैसे लिखते हैं, OHM, ओम। नेक्स्ट टर्म है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, देखो हमें पता है जो रेजिस्टेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इसको रो बोलते हैं, और ये क्या है, रेजिस्टिविटी। तो R इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के हमने क्या लिख दिया, रो L/A, और रो इज इक्वल टू क्या होता है, RA/L, ठीक है। ये क्या, एरिया, ये वही वाला एरिया है, ठीक है। अगर सपोज मान लो लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, ये भी 1 ये भी 1, तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। सो वी कैन से दैट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ 1 सेंट, इट इज़, हम ये बोल सकते हैं जो रेजिस्टिविटी है इट इज़, रेजिस्टिविटी इज़, it is resistance of a conductor of 1 centimeter length and having area of cross section equal to 1 centimeter square। एंड जो रेजिस्टिविटी है वो एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है, ठीक है, कंडक्टर का, जब लेंथ हमने 1 सेंटीमीटर लिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया उसका। क्लियर। अच्छा, रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। इसका जो यूनिट है वो क्या है, ओम सेंटीमीटर, और इसको हम ऐसे लिखते हैं ओम सेंटीमीटर। कैसे निकाल सकते हैं हम, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू RA/L होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ का सेंटीमीटर, तो इट्स यूनिट इज ओम सेंटीमीटर। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या आ जाएगा, ओम सेंटीमीटर, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम। नेक्स्ट टर्म इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज़ मेजर ऑफ ईज विद विच करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। अगर कंडक्टर की कंडक्टेंस ज़्यादा होगी तो उसमें ईजिली करंट फ्लो करेगा। जो कंडक्टेंस है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस की वजह, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट फ्लो कम करेगा, और अगर कंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट फ्लो ज़्यादा करेगा। दैट इज़ वाई जो कंडक्टेंस है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। सो वी कैन राइट हियर G इज इक्वल टू 1/R, और इसका जो यूनिट है वो है ओम इनवर्स। हमें पता है कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, ये ऊपर चल जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा। या आप ये लिख सकते हो, ओम इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, सीमन, SIEMEN, सीमन, और S लिख सकते हैं, ठीक है। वी कैन राइट ओम इनवर्स एज साइमन। ओम इनवर्स सिंबल वाइज ऐसे लिख सकते हैं, या सीमन, SIEMEN, सीमन। नेक्स्ट है
कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है? इट इज़ इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो इन्वर्स है वो क्या होता है? कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, सो कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? काप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये के टाइप का सिंबल है, इसको बोलते हैं काप्पा, और काप्पा इज इक्वल टू 1/ρ। So we can say that the conductance of solution of 1 centimeter length having 1 square centimeter area of cross section is known as conductivity. इसका जो यूनिट है वो क्या है? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम क्या बोलते हैं? सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें पता है काप्पा इज इक्वल टू 1 रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी? रेजिस्टिविटी की यूनिट थी ओम सेंटीमीटर, जो हमने पीछे निकाली अभी। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट हम क्या लिख सकते हैं? ओम सेंटीमीटर। तो काप्पा की यूनिट क्या आएगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इनवर्स में हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म इज मोलर कंडक्टिविटी, और उसको करने से पहले कुछ हम रिलेशनशिप देखेंगे। यहाँ पे देखो, हमें पता है काप्पा इज इक्वल टू 1/ρ होता है और रो क्या होता है? रो किस पर डिपेंड, रो इज इक्वल टू RA/L होता है। ठीक है, तो वी कैन राइट हेयर 1/r इंटू L/A, वी कैन राइट दिस इंटू दिस 1/r इंटू L/A। ठीक है, तो जो काप्पा है इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू, काप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। और हमें पता है कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, सो 1/r को हम क्या लिख सकते हैं? 1/r इज रिटन एज G, क्योंकि इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। 1/r इज को हम क्या लिख सकते हैं? कंडक्टेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, G लिख सकते हैं। इनटू L/A क्या है? L/A इज द सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? G* से। G* इज सेल कांस्टेंट, और वो किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। पर्टिकुलर कंडक्टर का जो कंडक्टेंस, जो सेल कांस्टेंट होता है वो पर्टिकुलर होता है और फिक्स होता है। ये सेल कांस्टेंट है और ये किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है कंडक्टर के। सो वी कैन से दैट जो पर्टिकुलर कंडक्टर होता है उसका पर्टिकुलर सेल कांस्टेंट होता है। ठीक है, और जो जिसकी वैल्यू कैसे आती है? लेंथ और एरिया को डिवाइड करके, ये फिक्स होता है फॉर द डिफरेंट कंडक्टर। सो काप्पा इज इक्वल टू 1/r को हमने क्या लिया? कंडक्टेंस। ठीक है, ये G, जिसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटू L/A क्या है? सेल कांस्टेंट, और इसको हम क्या लिखते हैं? G*। सो कंडक्टिविटी, काप्पा क्या है? कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इंटू कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट की यूनिट होगी सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों? क्योंकि लेंथ को हम सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इट्स यूनिट इज सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट ऑफ G* दैट मीन्स सेल कांस्टेंट इज सेंटीमीटर इनवर्स। ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है। ठीक है, ये फर्दर न्यूमेरिकल्स में यूज होएगा, ये वाला रिलेशनशिप। एक चीज़ है जो कंडक्टेंस डिपेंड करती है, कंडक्टेंस डिपेंड करती है कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कंडक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? कंडक्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये एक जनरल सी बात है, ये फॉर्मूला नहीं है बट एक जनरल सी बात है कि कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है? कंडक्टिविटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करती है। अगर कंडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर लोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, देन यू विल गेट कंडक्टेंस। बट ये फॉर्मूला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये लर्न करना है, जो कि न्यूमेरिकल में काम आएगा। नेक्स्ट टर्म इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी होती है कि अगर आपका जो सॉल्यूशन है उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या कहलाती है? मोलर कंडक्टिविटी। सो वी कैन से दैट इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी हम देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टिविटी होती है उसको क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। अब एक चीज़ है
यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है 1 मोल है, ठीक है, और उसकी वजह से कंडक्टेंस को हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। या इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि मोलर कंडक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उसको सेंटीमीटर क्यूब में लेना है। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। V सेंटीमीटर क्यूब की जगह आप VmL भी बोल सकते हो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है, ठीक है। सो it is defined as the conductance of all the ions produced from 1 mole of the electrolyte dissolved in V centimeter cube of the solution when electrode are 1 centimeter apart। जब इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस कितना हो 1 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज सो लार्ज दैट होल ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन बिटवीन देम। और इलेक्ट्रोड का एरिया इतना ज़्यादा हो कि सारा का सारा जो सॉल्यूशन है वो इसमें आ जाए, इलेक्ट्रोड के टच में हो सारा का सारा सॉल्यूशन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज लैम्डा m। लैम्डा स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल होता है। सो मोलर कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस कितना लेते हैं? 1 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन को किस में लेंगे? सेंटीमीटर क्यूब में, या VmL बोल सकते हैं, ठीक है। और जो एरिया है इलेक्ट्रोड का वो इतना ज़्यादा होना चाहिए कि सारा का सारा सॉल्यूशन इसके कॉन्टैक्ट में हो। एंड जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी जो कंडक्टेंस हम देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको किसका नाम दिया जाता है? मोलर कंडक्टिविटी का। सो मोलर कंडक्टिविटी को हम का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। एक तो ये कि आप इसको डायरेक्ट लर्न कर लो, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, ठीक है। और ये कैसे आया ये भी मैं बताती हूँ, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट लर्न कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं इसको समझा देती हूँ कैसे आया ये। हमें पता है कि जो कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हाँ मोलर कंडक्टिविटी देख रहे हैं तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देखना है सॉल्यूशन में, उसको अगर कंडक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसको उसके कंडक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाता है? मोलर कंडक्टिविटी आ जाता है। सो देखो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम कितना लेना? 1 लीटर, तो m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स यानी n अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितना लेना? 1 मोल। 1 मोल फॉर मोलर कंडक्टिविटी, 1 मोल पुट करेंगे, हाँ 1 पुट किया। वॉल्यूम इन लीटर यहाँ पे आ जाएगा, मोलैरिटी इधर आ जाएगा। अब एक चीज़ है कि हमने पढ़ा था कि हमारा सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए। सो लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सो फाइनली जो हमारा V है इन सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा? 1 अपॉन m इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करके हमने लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। फॉर कन्वर्जन हमने यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया। सो वॉल्यूम कितना आ गया? 1 अपॉन m इंटू 1000, या हम ये बोल सकते हैं 1000 अपॉन m। सो कंडक्टिविटी की जगह कंडक्टिविटी कापा, ठीक है, इंटू वॉल्यूम कितना है? 1000 अपॉन m। सो ये फॉर्मूला बन गया मोलर कंडक्टिविटी का। एंड यूनिट कैसे लिखेंगे? कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? कापा की यूनिट होती है साइमन या सीमन, कुछ भी बोल दो, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन मोलैरिटी को हम कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ मोल्स मोल अपॉन वॉल्यूम किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर क्यूब में, तो हम क्या लिख सकते हैं मोलैरिटी को? मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर लीटर में होता है तो हम क्या लिखते हैं? मोल पर लीटर, बट यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में है वॉल्यूम, तो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। आफ्टर सॉल्विंग दिस यूनिट क्या आ जाएगा? C1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जब का सॉल्यूशन में कंडक्टेंस हम देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया था हमने, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन हम देखते हैं। सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। वहाँ पे मोलैरिटी था, यहाँ पे नॉर्मेलिटी है।
अब ये कहाँ से आया, आप इसको डायरेक्टली लर्न कर सकते हो, बट मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे आया ये। हमें पता है जो कंडक्टिविटी होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वो किस पे डिपेंड करती है, कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसको उसकी कंडक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बट यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कितना लिया हमने, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब हमें पता है नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम किस में लेते हैं, लीटर में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना लेना है इसमें, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना है, ठीक है। 1 ले लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वॉल्यूम किस में, लीटर में। वॉल्यूम इधर आ जाएगा, नॉर्मेलिटी इधर आ जाएगा, तो वी इन लीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन एन आ गया। लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1000 इंटू 1 अपॉन एन, तो वॉल्यूम कितना आ गया फाइनली हमारे पास, 1000 अपॉन एन। तो कंडक्टिविटी को अगर 1000 अपॉन एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और यूनिट क्या है, हमें पता है कि कापा का यूनिट क्या होता है, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। और नॉर्मेलिटी का क्या यूनिट होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम किस में लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। क्लियर। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ। सो न्यूमेरिकल्स देखते हैं यहाँ पे। फॉर 0.01 n NaCl सॉल्यूशन R इज इक्वल टू 200 ओम। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 200 ओम फॉर दिस नॉर्मल सॉल्यूशन। NaCl सॉल्यूशन है ऑफ 0.01 नॉर्मल का, नॉर्मेलिटी गिवन है at 25 डिग्री सेल्सियस। इफ सेल कांस्टेंट इज यूनिटी, सेल कांस्टेंट कितना दे रखा है, यूनिटी। सेल कांस्टेंट यानी G स्टार कितना गिवन है, यूनिटी। सो दैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी हमें पता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले ये वाला स्टेप करेंगे, स्टेप फर्स्ट, उसके बाद ये वाला करेंगे। हमें पता है कि कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला था, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। ये पीछे हमने किया था, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। अब हमें पता है जो कंडक्टेंस है, हमें पता है कि जो कंडक्टेंस है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन आर के इक्वल होता है। सो कंडक्टेंस की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 1 अपॉन आर इंटू सेल कांस्टेंट कितना गिवन है, यूनिटी। सेल कांस्टेंट इज यूनिटी, दैट मीन्स यहाँ पे 1 पुट कर लेंगे। सो कंडक्टिविटी क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 200, या आ जाएगा 0.05 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या आप डायरेक्टली 1 अपॉन 200 भी लिख सकते हो। सबसे पहले आपको ये करना है, उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करना है। कंडक्टिविटी कितनी आ गई, 1 अपॉन 200, या आप ये वैल्यू लिख सकते हो यहाँ पे 0.005 भी लिख सकते हो। सो कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन 200 इंटू 1000। नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है, 0.01, ठीक। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इसको सॉल्व करके कितनी आ जाएगी, 500 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज resistance of conductivity cell filled with 0.1 mole per liter KCl solution is 100 ohm। resistance आपको गिवन है 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 100 ओम। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल व्हेन फिल्ड विथ 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 520 ओम। अगर सेम सेल में जब इतना सॉल्यूशन हम फिल करते हैं, इतने मोलैरिटी का सॉल्यूशन हम फिल करते हैं, 0.02 मोलैरिटी का सॉल्यूशन फिल करते हैं, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 520 ओम। कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी निकालनी है और मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है सॉल्यूशन की। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज़ 1.29 साइमन पर मीटर। आपको जो कंडक्टिविटी है कापा है फॉर 0.1 m KCl सॉल्यूशन के लिए गिवन है, वो कितनी, 1.29 साइमन पर मीटर। यानी एक सेल है उसमें एक बार 0.1 मोल KCl सॉल्यूशन ऐड किया गया है, ठीक है। तब जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है। फिर उसी सेल में 0.02 मोल KCl सॉल्यूशन ऐड किया गया है, तब जो रेजिस्टेंस है वो कितना आता है, 520 ओम आता है। तो हमें जो कंडक्टिविटी निकालनी है और मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है वो निकालनी है 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन के लिए निकालनी है।
हमें क्वेश्चन में गिवन किसका है, हमें कंडक्टिविटी किसकी गिवन है, 0.1 एम KCl सॉल्यूशन गिवन है। तो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं, फॉर 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन रेजिस्टेंस कितना गिवन है 100 ओम और कंडक्टिविटी कितनी गिवन है 1.29 साइमन मीटर इनवर्स। हमें पता है जो सेल कांस्टेंट होता है D स्टार, ठीक है, वो क्या होता है कापा इंटू R, ये एक फॉर्मूला था, ठीक है। अब ये देखो ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, हमें पता है कि जो कंडक्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट पर। कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी आ जाएगी, ये हमने फॉर्मूला किया था। हमें पता है जो कंडक्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, तो G इज इक्वल टू 1/R लिख सकते हैं इंटू G स्टार। अब G स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला यहाँ से आया है, ठीक है। सो राइट हेयर G स्टार इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी कितनी गिवन है 1.29 और रेजिस्टेंस कितना गिवन है 100। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 129 मीटर इनवर्स, ठीक है। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स को, मीटर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये मीटर में क्यों आया, क्योंकि जो हमें कंडक्टिविटी गिवन है वो मीटर में गिवन थी, ठीक है, बट हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है इसको, तो ये आ गया। मीटर इनवर्स को अगर सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि ये इन्वर्स है। अगर मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ मीटर इनवर्स है और मीटर इनवर्स को अगर सेंटीमीटर इनवर्स करना तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। अब एक चीज़ देखो, हमें G स्टार मिल गया, सेल कांस्टेंट मिल गया। हमें पता है जो सेल कांस्टेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, लेंथ और लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, जहाँ पर लेंथ, जहाँ पर कंडक्शन हो रही है वहाँ पर उस, ठीक है, जहाँ लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहाँ पर आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसके एरिया पर, ठीक है। सो वी नो दैट जो सेल कांस्टेंट होता है वो पर्टिकुलर सेल के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। तो सेल तो सेम है, एक बार हम 0.1 मोल सॉल्यूशन ले रहे थे, एक बार 0.02 मोल सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो सेल तो सेम है, तो G स्टार 0.02 मोल सॉल्यूशन के लिए भी सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि सेम सेल है तो सेम सेल के लिए जो सेल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी सेम रहेगी। सो हमें निकालना है कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल सॉल्यूशन के लिए निकालना है, 0.02 मोल KCl सॉल्यूशन के लिए निकालना है हमें कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी हम निकालेंगे, कंडक्टिविटी क्या होता है, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। यहाँ से हम कंडक्टिविटी अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस इधर चला जाएगा। सो सेल कांस्टेंट 0.02 मोल वाले सॉल्यूशन के लिए भी सेम रहेगा, कितना रहेगा 1.29, ठीक है, और सेंटीमीटर इनवर्स। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 0.02 मोल पर लीटर के लिए, इसके लिए दे रखा है 520 ओम, तो यहाँ लिख लेंगे 520 ओम। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 0.00248 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ठीक है। अब कंडक्टिविटी भी हमारे पास आ गई, मोलैरिटी हमें गिवन है क्वेश्चन में 0.02 मोल, तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे वैल्यू, तो मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी हमें इस वाले सॉल्यूशन की 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन की। कंडक्टिविटी है 0.00248, यहाँ पे लिख लेंगे इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी कितने 0.02। इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो दिस इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन।